आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मेयर प्रत्याशी डॉक्टर KB त्रिपाठी जी। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे बिहार इलेक्शन से। आपने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से सिर्फ 6 सीटें आपने जीती। आपका वोट परसेंटेज गिरा पहले के मुकाबले। आपने तैयारियां खूब की, SIR का मुद्दा खूब ज़ोरों शोरों से उठाया, कई सारे मुद्दे आपने उठाए, ज़मीनी स्तर पर भी आप गए, लेकिन फिर भी इतना कम रिजल्ट क्यों? हमने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया वो था वोट चोर गद्दी छोड़। जब हमने वोट चोर कहा तो हमारा सीधा हमला भारत निर्वाचन आयोग पर था और जिसकी सज़ा हमें बिहार चुनाव के परिणाम में भुगतनी पड़ी। पूरी तरह से निर्वाचन आयोग हमारे विपक्ष में है। निर्वाचन आयोग से हमारी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई थी ही नहीं। बिहार की जनता ने हमें वोट दिया, हमें समर्थन दिया, हमारा साथ दिया। मैं खुद 15 दिन तक बिहार की कई विधानसभा क्षेत्रों में ज़मीन पर टहला, पंचायत स्तर पर वहाँ के मुखिया से मिला, वहाँ के प्रधान से मिला, सरपंच से मिला। उन लोगों का कहना था कि निश्चित तौर पर इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है और राहुल जी ने जो 15 दिन की यात्रा की उससे एक लहर बनी है और इस बार यहाँ परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने परिणाम देखा तो हम पूरी तरह से निराश थे। अभी भी वहाँ पर जो साथी हैं, जो पत्रकार हैं या जो अधिकारी हैं, छन छन के बातें आती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ कम से कम 16 पॉइंट पे प्लानिंग की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत होशो हवास में ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए 16 पॉइंट पे अपनी प्लानिंग की थी और हमारा दुर्भाग्य और उनका सौभाग्य कि वो 16 के 16 पॉइंट में सफल रहे। सबसे पहले तो उन्होंने SIR के नाम पर हमारे वोट काटे, लोगों को परेशान किया और लोग डरे इसलिए वोट कटने के बाद भी कि अगर जो वो कुछ कहेंगे तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या तरह तरह की और कार्यवाहियां की जाएंगी। जैसे अभी भी SIR उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी के साथ रोज अखबार में आपको खबर पढ़ने को मिलेगी कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक तो वोट काट दिया जाएगा और अगर जो आपने इस बात का विरोध किया कि मेरा वोट कट गया तो डिटेंशन सेंटर में आपको बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का माहौल बनाया जाता है जिससे जनता डर जाए। तो वोट काटने से लेके SIR से लेके जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो मतदान तक चली। मतदान के समय आपने देखा होगा कि किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। वोटिंग हो रही है, वहां पर लोग बैठे गए हैं, सरकारी एम्प्लॉय बिठाए गए हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर लाए गए हैं, वो लाभार्थी हैं, वो जीविका दीदी हैं और वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या JDU को वोट देना है। उसके बाद जहां वोट फिर भी नहीं पड़ा वहां पर अभी एक खबर आई है, एक पत्रकार ने उसको ब्रेक किया है कि जो EVM पोलिंग बूथ पर यूज हुई थी वो EVM काउंटिंग के समय यूज नहीं हुई। EVM डमी EVM काउंटिंग के समय कई जगह यूज की गई। तो इस तरह से 16 पॉइंट क्या क्या आपको बता सकता हूं मैं इतने छोटे से इंटरव्यू में कि 16 पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया और उनके वो सभी हथकंडे सफल हुए और उसकी सजा हमें मिली है। लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी SIR का हाल आप देख रहे हैं, सभी लोग तनाव में, दबाव में हैं। आम जनता रो रही है कि उनका वोट काटा जा रहा, BLO परेशान है कि हमें दबाव दिया जा रहा और दबाव देने के नाम पर सरकारी सिस्टम में लोग घुसने के बाद प्राइवेट लोग घुसा दिए जा रहे हैं और जो इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। बरेली में भी एक घटना घटी है, एक BLO की मृत्यु हुई है, अजय अग्रवाल नाम है, MB इंटर कॉलेज का अध्यापक है और कल इस निर्लज्ज और बेशर्म प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है कि अजय अग्रवाल न BLO थे न सुपरवाइजर थे। मैं पूछता हूं कि जब वो BLO नहीं थे, वो सुपरवाइजर नहीं थे, तो वो SIR की प्रक्रिया में कर क्या रहे थे? ऐसे लोग क्यों इस प्रक्रिया में लिप्त हैं जिनको आप न BLO मान रहे हैं न सुपरवाइजर? ये बड़ा गंभीर मामला है। ये बिहार में भी हुआ, लेकिन इस पे कोई बोल नहीं सकता। सबको बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं राहुल जी का सिपाही हूं। मैं कहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सच को बोलूंगा। मैं कल अजय अग्रवाल के घर गया था और मैंने कहा ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं बरेली, 6 तारीख को सुबह वो अजय अग्रवाल जी के घर जाएंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ाई कठिन होती है,
हमारे पास पौराणिक आख्यान है कि रावण जो अन्याय और पाप का प्रतीक था, उससे भी राम जब लड़ने गए तो एक क्षण आया जब राम को लगा कि ये लड़ाई हम हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मौलिक शक्ति की कल्पना की और देवी की आराधना की और उसके बाद ताताई रावण को हरा के और सीता मां को लेके लंका से आए थे। तो ये लड़ाई ठीक वही धर्म युद्ध की तरह से है। ये लड़ाई पाप और पुण्य की है, सत्य और असत्य की है, जिसमें तमाम एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़ी हुई हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई हम हारने वाले नहीं हैं, एक दिन निश्चित जीतेंगे। आपने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया बिहार के अंदर, वहाँ पे लोगों के वोट काटे गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ का कोई इंसान कोर्ट क्यों नहीं गया, या आप कोर्ट क्यों नहीं गए जब आपके पास सबूत हैं? मैंने अभी आपको कहा था कि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है, संविधान में उसका प्रावधान है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कोर्ट का एक्शन क्या होता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरा, इसी प्रश्न में जो आपका छुपा हुआ पहलू था कि पब्लिक क्यों नहीं गई, आप मुझे बता दीजिए, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जिसका वोट काट दिया जाए, और इतना ताकतवर का वोट नहीं काटा जा रहा है, जो भी हम कह रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय में भी जो थोड़ा बहुत ताकतवर है उसका वोट बचा देंगे, जो कमजोर है उसका काट देंगे। तो उसके पास इतनी ताकत है कि वो अपने गांव से निकल के जिला मुख्यालय नहीं जा पा रहा तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, मैंने अभी पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि जो डर दिखाया जा रहा है डिटेंशन सेंटर का, कि अभी तो वोट कटा है, यदि आपने इस पे कोई आपत्ति की तो डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। और इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईआर शुरू होने के तत्काल बाद एक भाषण में बोला कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा। एसआईआर की प्रक्रिया होके फाइनल ड्राफ्ट 16 दिसंबर को आने वाला है, लेकिन कल 3 दिसंबर को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से कहा है कि अब मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनेंगे, मंडलायुक्त और आईजी को सूची सौंपी जाएगी और उस सूची के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा। अगर जो 16 दिसंबर को जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा एसआईआर का, मैं आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं और कोई भी इस तरह से आपको नहीं बता पाएगा कि 16 दिसंबर से पहले यह क्रोनोलॉजी सेट कर दी गई है कि यदि 16 दिसंबर के बाद आपने कहा कि मेरा वोट एसआईआर में काट दिया गया तो उठा के आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। क्यों यह डर पैदा किया जा रहा है? यह डर इसीलिए पैदा किया जा रहा है कि जब आपका वोट काट दिया जाए तो आप अंदर से कलेजे से यह हिम्मत न ला पाए कि साहब मेरा वोट कट गया। यह सजा आपको पहले से दिखाई जा रही है कि वोट तो छोड़ दो, जीवन खत्म कर दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और यह कोई अधिकारी नहीं कह रहा है, यह कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, यह प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है जो 25 करोड़ की अगुवाई करता है। तुम्हारे रहते हुए इतने विदेशी इसमें घुस आए, इतने घुसपैठिए घुस आए, रोहिंग्या घुस आए, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही थी, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी, तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा था कि आज तुम्हें उत्तर प्रदेश के हर मंडल में, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने पड़ रहे। ये डिटेंशन सेंटर इसलिए नहीं बन रहे, ये एसआईआर की प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं कि जिनका वोट काटा जाएगा वो हिम्मत न दिखा पाए डिटेंशन सेंटर के डर के मारे। यही बिहार में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में हो रहा, यही पूरे देश में हो रहा है। बिहार चुनाव में हार के बाद आपने क्या गलतियां मानी उसमें, या उससे क्या सीख लेने के आगे तैयार करेंगे? हमने सिर्फ एक गलती मानी और वो गलती ये थी कि हम निर्वाचन आयोग से सीधे लड़ रहे हैं, और उससे हमने ये सीख ली कि इस लड़ाई को और तेज करना है, क्योंकि ये लड़ाई इस देश के कमजोर आदमी की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई है, ये लड़ाई दलित की लड़ाई है, ये लड़ाई अति पिछड़े की लड़ाई है। इसलिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये देश के निरक्षर व्यक्ति की लड़ाई है। सेंसेस आप 2021 से अभी तक नहीं करा पाए, 2026 आने वाला है, दिसंबर में बैठे हैं। एसआईआर आप 30 दिन में करा देंगे, 30 दिन में गणना पत्रक भर दिए जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि इसके पीछे सीधी सीधी इस देश की सरकारों की साजिश है, और सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लड़ाई निर्वाचन आयोग से लड़ रहे हैं, हम लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन सीख भी यही ली है कि यह लड़ाई और तेज की जाएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें बीएलए के स्तर पर
तो आपकी पार्टी ने 49 BLA उतारे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा बीजेपी, फिर एसपी और फिर बीएसपी, लेकिन सबसे कम कांग्रेस ने। ऐसा क्यों? 402 फॉर्म आज से एक सप्ताह पहले निर्वाचन आयोग के कार्यालय में, जिलाधिकारी कार्यालय बरेली में मैं सबमिट करा के आया था। अभी तक उनकी कंप्यूटर पर फीडिंग नहीं हुई है। मैं आपको फिर जो अभी मैंने बोला था उससे ठीक बोल रहा हूं कि कांग्रेस इस समय निर्वाचन आयोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर जो इस देश में कांग्रेस मजबूत होगी तो निर्वाचन आयोग को सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा। तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे BLA के फॉर्म ऑनलाइन फीडिंग में ले जाएं। जब हम 400 फॉर्म देते हैं तो 4 फॉर्म फीड किए जाते हैं। हमारे साथ साफ साफ बेईमानी हो रही है। ये आवाज भी हम उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे डाटा फीडिंग क्यों नहीं हो रही, लेकिन क्लियर है कि कांग्रेस के फॉर्म लेकर उनके BLA नहीं बनाने हैं, क्योंकि कांग्रेस का BLA लड़ने को तैयार हो जाएगा। कांग्रेस का BLA अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के वोटों की लड़ाई लड़ने खड़ा हो जाएगा और निर्वाचन आयोग को आईना दिखा देगा। इसलिए कांग्रेस के BLA के फॉर्म की फीडिंग नहीं हो रही है। जब आपने इलेक्शन लड़ा था मेयर चुनाव का, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस का गुट है उसने ही आपको मजबूती से नहीं लड़ाया और वही आपकी हार का कारण बना। ऐसा मानते हैं आप? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाही हमारे साथ थे और सभी ने हमारा साथ दिया। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2022 में एक विधानसभा से 1000, 1500, 2000 वोट मिले थे। उसकी तुलना में तुरंत उसके बाद होने वाले मेयर चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्र थे, फिर भी मुझे 27,000 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो कांग्रेस पार्टी की मेहनत थी। मैं तो एक सिपाही हूं, अपना काम कर रहा था, लेकिन हां, जनता ने आशीर्वाद दिया। सीधी लड़ाई में न होने के बाद भी 27,000 वोट मिला, इसलिए मैं मानता हूं कि वो वोट कांग्रेस पार्टी का वोट था। आप हर मुद्दा उठाते हैं, ज़्यादातर आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पब्लिक तक आप वो चीज़ें लेकर नहीं जा पा रहे हैं? जैसे बेरोजगारी का उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक तक आप शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे मुद्दे सभी पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बरेली का मुद्दा रख रहा हूं कि चौकी चौराहे से नेहरू जी की प्रतिमा हटा दी गई। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, 8 दिन का सफल आमरण अनशन किया और नेहरू जी की प्रतिमा वहां लगी। पूरी बरेली को यह बात पता है। यदि मैं नेहरू जी की प्रतिमा के लिए 8 दिन भूखे बैठ सकता हूं, अपनी जान दांव पे लगा सकता हूं, तो जनता की अन्य लड़ाइयों के लिए भी। सर्वेश गंगवार BLO की अभी मृत्यु हुई। मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़े होकर उनसे कह के आया हूं कि कान खोल के सुन लो जिलाधिकारी, इन बच्चों के नाम जो अनाथ हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 3 महीने पहले पत्नी कैंसर से मरी हो, जुड़वा 4 साल के 2 बच्चे हों, उसकी आप BLA ड्यूटी लगाते हैं, वो 24 घंटे घर नहीं पहुंचता है। किस तनाव में है कि हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। उस आदमी की तनाव में मृत्यु हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मैंने कहा कि 1 करोड़ की FD करो उन बच्चों के नाम, वो अनाथ हो गए हैं। परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दो, उस व्यक्ति को उन बच्चों का कस्टोडियन बनाओ। क्या इस जिलाधिकारी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? हर IAS के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और एक व्यक्ति जो तुम्हारी व्यवस्था के दुष्चक्र में फंस के पति पत्नी दोनों नहीं बचे हैं, 2 अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए आप 10 लाख का डमी चेक पकड़ाते हैं। शर्म नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं? आपने शासन को क्यों नहीं लिखी चिट्ठी? जो अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुनिया के कई देशों से बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2 अनाथ बच्चों के लिए आपकी अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ रुपया नहीं निकल पा रहा है जो उनके नाम से FD हो जाए। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। मैं वो लड़ाई भी लड़ूंगा, मैं उनके लिए आमरण अनशन पर बैठूंगा अगर जो ये 1 करोड़ की FD नहीं करेंगे। एक नौकरी, सरकारी संविदा की नौकरी क्या होती है? 11 महीने बाद आप खत्म कर देंगे। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी आपको देनी होगी। अजय अग्रवाल भी, उसमें भी पेच है। अजय अग्रवाल गेस्ट लेक्चरर थे, परमानेंट जॉब में नहीं थे, फिर भी आपने अपने सिस्टम में उन्हें यूज किया। फिर आपने कह दिया कि ना वो BLO थे ना वो सुपरवाइजर थे। ऐसी स्थिति में उनको क्या मुआवजा मिलेगा? उनकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगा। बेरोजगारी की लड़ाई, जितने भी अपराध हैं उनकी लड़ाई,
महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की लड़ाई, माफियागिरी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं उसके सिपाही के रूप में लड़ रहा हूं और जनता तक पहुंच रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जनता तक पहुंच रही तो वोट में क्या हो रहा। तो मैं बता रहा हूं कि यह लड़ाई हमारी निर्वाचन आयोग से भी चल रही है, इसलिए हम वोट में अभी नहीं जीत पा रहे। एक दिन हम आज आपसे कह रहे, एक दिन ये जनता हमारी आवाज के साथ खड़ी होगी और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन अपने 16 बिंदुओं पर नहीं 60 बिंदुओं पर हमें हराने की तैयारी कर ले, फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तरफ पुराने नेता हैं और एक तरफ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी? दरअसल अपने दुश्मन को कमजोर करने की कई रणनीतियां होती हैं, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित चिंतक इस देश के इस तरह के मुद्दे उछालते हैं कि हमारा दुश्मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। यह भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा इस नैरेटिव को, आपने जो प्रश्न पूछा हम तो उससे आगे की बात कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कांग्रेस बटी है, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने देना चाह रही हैं। इस तरह के वाहियात किस्म के नैरेटिव्स दुश्मन हमेशा खड़े करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस में, मैं उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सब लोग जानते हैं। जो पार्टियां इतने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहती उनका हृदय क्या होता है। केंद्र में हम लगातार तीसरी बार चुनाव हार गए हैं, उसके बाद भी जो कांग्रेस का झंडा उठाए सिपाही खड़े हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की गांधी नेहरू की विचारधारा से बंधे हुए हैं। ये किसी विभाजन में नहीं है, कोई सीनियर लीडर जूनियर लीडर का विभाजन नहीं है, राहुल जी प्रियंका जी का कोई विभाजन नहीं है। ये भाजपा का नैरेटिव है और इसका जवाब बहुत जल्द भाजपा को मिलेगा। एक तरफ 27,000 विद्यालय बंद करने की तैयारी हो रही है, आप खुद एक टीचर हैं, तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? और अगर आप सत्ता में आते हैं आपकी पार्टी, तो इसको क्या करेंगे इसके लिए? भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों में साफ साफ कहा गया है कि सरकारों को ज्ञानार्जन के लिए काम करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए काम करना चाहिए। यह नागरिकों का भी उद्देश्य है और सरकार का भी उद्देश्य है। नागरिकों के कर्तव्य हैं ये, लेकिन उन कर्तव्यों को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भारत में एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि एक ऐसी फौज खड़ी हो जो पढ़े लिखे ना, सिर्फ व्हाट्सएप योद्धा बनी रहे, उसी नैरेटिव पे चलती रहे। लेकिन ऐसी कोशिशें सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में अलग अलग समय काल में हुई हैं और ये थोड़े दिन का मामला होता है, ये खत्म होता है। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि अभी सरकारें स्कूल खत्म कर रही हैं, मधुशालाएं खोली जा रही हैं, जगह जगह बियर के दुकानें खोली जा रही हैं। आप देखिए बरेली में IMA के गेट पे बियर की दुकान खुल जाती है, तहसील के गेट पे बियर और शराब की दुकान होती है। हम तो कह रहे कलेक्टर के रूम में खोल दो, कहीं न जाना पड़े। जब तुम अपनी समस्या लेके जाओ तो कलेक्टर साहब एक बियर पिला दे, उसके बाद तुम्हें सब दुनिया हरी हरी नजर आए। जब सरकारें यही करने पे तुली हैं तो वो करती रहें, लेकिन ये बहुत कम दिन के लिए होता है। मैं फिर कहता हूं कि जो पाश ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, चुपचाप सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट के घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो अभी हमारे सपने नहीं मरे हैं, भारत की जनता के सपने नहीं मरे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वालों के सपने नहीं मरे हैं। इसलिए यह समय थोड़े दिन के लिए अंधेरे का है। दोबारा से स्कूल खुलेंगे, दोबारा से शिक्षा की रोशनी आएगी, दोबारा से भाईचारा बढ़ेगा और दोबारा से ये देश तरक्की की राह पे आगे निकलेगा। यूथ को जोड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? यूथ को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ लगातार प्रयास चलते रहते हैं। अभी एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। राहुल जी ने एक नेशनल टैलेंट हंट का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम मीडिया के क्षेत्र में, आप मीडिया में हैं तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है कि हमने हर जिले पर एक ऑनलाइन आवेदन दिया है। सब लोगों ने फिल किया, पूरे देश में हर जिले में हर जगह से। और उसी प्रक्रिया में मैं अपने जोन को उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया और जिसमें पश्चिमी जोन का इंचार्ज मुझे बनाया गया है। 13 जिले हैं, वहां 13 जिले से मीडिया में प्रवक्ता बनने के लिए, मीडिया में रिसर्चर बनने के लिए, मीडिया में कंटेंट राइटर बनने के लिए हमारे पास वहां से अकेले 13 जिलों से 250 से प्लस आवेदन हैं।
6-7 तारीख को 8 तारीख को मेरठ में रह के मैं उन लोगों के इंटरव्यू ले रहा हूं। वहां से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके फिर प्रदेश लेवल पे इंटरव्यू होंगे और बाकायदे उस फॉर्म को ऑनलाइन रखा गया, उसमें वीडियो अपलोड किया गया, अपना बायोडाटा अपलोड किया गया, आज तक का जीवन। यह खुली सोच है कि जो भी कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखता है, जो सामाजिक न्याय में भरोसा रखता है, जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा रखता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा रखता है, ऐसे युवा वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और इसी से हमारा नेशनल मीडिया का पैनल तैयार होगा, स्टेट मीडिया का पैनल तैयार होगा, जिले पे मीडिया का पैनल तैयार होगा। एक उदाहरण नेशनल टैलेंट हंट का हमने आपको बताया। ऐसे कई प्रोग्राम हमारी पार्टी चला रही है। यूथ हमारे साथ लगातार जुड़ रहा है। इस समय देश का यूथ एक सिरे से कहता है कि अगर जो इस देश के युवाओं की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो हमारा नायक राहुल गांधी है। द जस्टिस हिंदी न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें। ये जमीनी मुद्दे उठाने वाला चैनल है, ये आपकी जो समस्याएं हैं उनको सामने लाने वाला चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। द जस्टिस हिंदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को इतना समय देने के लिए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।